हम आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप का सारा एक्शन, बाजार पर अहम रणनीति, कमाई के मौके और ढेर सारे जो आपके स्पेशल सेगमेंट हैं आपके लिए हम बनाते हैं। उन स्पेशल सेगमेंट में भी आपको कमाई के मौके जानने को मिलेंगे। इन सब के अलावा हमने हेडलाइंस के रूप में आपको अहम खबरें भी बता दी, लेकिन ज़रा बाजार का चेक कर ले लेते हैं। तो एक्सपायरी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली इस वक्त देखने को मिल रही है। जिस तरह से लगातार कंसेक्यूटिव 6 दिनों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, उस पर अब एक विराम लगता हुआ 117 अंक कमज़ोर इस वक्त निफ्टी हमें नज़र आता हुआ 25,900 के नीचे कारोबार करता हुआ। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी पर निगाह डालिए, लगभग 52 अंकों की गिरावट, 58,900 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। तो दोनों ही इंडेक्स, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, इन सभी में इस वक्त गिरावट का मोमेंटम बना हुआ है। चलिए मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी फोकस करते हैं और यहां पर भी जिस तरह की कल तेजी थी वही गिरावट वाले रूप में बदल चुकी है। मिड कैप में 0.5% की गिरावट, 60,800 के पास 380 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो यहां 170 अंकों की गिरावट है, लगभग 1% की गिरावट, और 18,176 के लेवल पर इस वक्त निफ्टी स्मॉल कैप हमें नजर आ रहा है। अगर आपके सामने हम निफ्टी गेनर्स की लिस्ट लेकर आए तो एक्शन जाहिर सी बात है बहुत कम है, बहुत स्लो एक्शन है। हीरो मोटो जो यहाँ आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है और लगभग 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल 0.5% मजबूत होता हुआ यहां पर। इसके अलावा देखें श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एशियन पेंट्स, ये सभी इस वक्त तेजी के कारोबार करते हुए। दबाव कहाँ है? हिंडाल्को में देखिए लगभग 2% की गिरावट, निफ्टी का टॉप लूजर हिंडाल्को। जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस में भी लगभग 1.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फोसिस, नेस्ले, इन सभी में इस वक्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी खास नहीं है, 741 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में हैं और 2000 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब एक्शन अगर हम देखें मिड कैप का टॉप 3 एक्शन वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो मिड कैप में धमाकेदार एक्शन आप देखिए, वी वर्क का 5% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट, जेफरीज ने बाई रेटिंग दी है और कवरेज की शुरुआत की है वी वर्क में, उसका इंपैक्ट 5% के उछाल के साथ। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट 4% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ट्रैफिक डेटा फुटफॉल्स बेहतर होते हुए और इसका इंपैक्ट साफ तौर पर जीएमआर एयरपोर्ट पे। बात करें अगर स्विगी की तो 2% ऊपर सीएलएसए ने अपनी टॉप पिक माना है और उसका इंपैक्ट स्विगी में इस वक्त नजर आता हुआ। तो ये एक्शन है मिड कैप का और तमाम खबरें, बाजार का पूरा जो ब्यौरा है वो भी हमने आपके सामने रख दिया। मानस जायसवाल साहब, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस जी, लग रहा है जैसे बाजार एक्सपायरी का ही वेट कर रहा था और लगातार जो एक तेजी थी उसके लिए सबसे मुफीद दिन एक्सपेक्टेड था इस तरह का मूव, इस तरह का करेक्शन इंडेक्स में। या आपको लगता है कि ये बस तात्कालिक है या आपको लगता है कि गिरावट यहां से हावी हो सकती है? नमस्कार प्रशांत जी। तो देखिए थोड़ा सरप्राइजिंगली था क्योंकि कल की क्लोजिंग तो काफी अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद 26,100 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा आज। लेकिन आज मॉर्निंग से ही देखें तो मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद से लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट फिर भी मेरा समझना ये है कि ये तो सही है कि आपको इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी अब आपको ब्रेकआउट पे ही करनी है। 26,050 के ऊपर अगर निफ्टी निकले तभी खरीदारी करें। लेकिन अगर आपने एक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, मेरा समझना है तो आप वहां पर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है 25,800 से लेकर 25,700, इस रेंज में 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक आप होप रख सकते हैं कि शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अप ट्रेंड शुरू होता हुआ दिखेगा। तो बने रह सकते हैं 25,700 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली। बट इस गिरावट पे अभी के लिए कोई नया ट्रेड नहीं लेना है। नया ट्रेड खरीद ब्रेकआउट पे ही लेंगे। चलिए, तो ये है निफ्टी पर आया। बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति रखी जाए? देखिए बैंक निफ्टी में इतनी तकलीफ नहीं लगती है। बैंक निफ्टी ने कल ही एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। मेरा तो समझना है कि बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 60,000 का होगा। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आज का जो डिप है वो एक अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 58,500 के नीचे लगाने हैं। ये पोजीशन ट्रेड होगा और आपको टारगेट 60,000 के सेट करने हैं बैंक निफ्टी में। चलिए,
तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मानस जी, लगे हाथ आज की टॉप पिक भी अपनी बता दीजिए। तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है। पहला तो जीएमआर एयरपोर्ट, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। ध्यान रखिए, ये जो रेंज थी 95 से लेकर 98, इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, बट फाइनली आज स्टॉक ने 98 99 का एक लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रीच किया है। तो जीएमआर में खरीदारी करेंगे 99.50, 99 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 107 रुपए 107 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो एयू बैंक का है। एयू बैंक में भी अगर आप देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। तो 914 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 945 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, तो 945 तक के टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट, वो हमारी आज की मिड कैप की धमाकेदार जो है खबर वाली पिक भी थी, और यहाँ पर भी खरीदारी की आपको सलाह मिलती हुई साफ तौर पर मानस जी की तरफ से। चलिए, अब जरा एक्शन की ओर फिर से लौटते हैं, और मिड कैप में तेजी कहाँ नजर आ रही है, जरा उन स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। तो मिड कैप में जो तेजी है, एक तो हमने आपको बताया था जीएमआर एयरपोर्ट्स, लगभग अब देखिए 4.5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। हुडको भी आज लगभग 3% मजबूत होता हुआ। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो यहां पर लगभग 1.5% की तेजी नजर आ रही है। बीएसई लिमिटेड आप देखिए यहां पर भी लगभग 1% से ज्यादा की तेजी नजर आती हुई। तो एक्शन जाहिर सी बात है कि बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट की तो चर्चा हमने कर ही ली है, वहीं हुडको, आईडीबीआई बैंक, बीएसई, इन सभी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, और यहां पर आप देख रहे हैं 1 से 3% तक की तेजी हम देख पा रहे हैं। तो मानस, जीएमआर एयरपोर्ट पे तो आपने राय दी, जरा बारी बारी से हुडको, आईडीबीआई बैंक और बीएसई लिमिटेड, इन तीनों पर अलग अलग नजरिया दीजिए। तो देखिए, हुडको तो काफी बड़ा है। हुडको में ये मेरी एक्चुअली एक अगर तीसरा स्टॉक आप हमसे पूछते तो मैं शायद आपको हुडको ही रिकमेंड करता, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। 240 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हुआ है। करंट लेवल्स पे भी हुडको में खरीदारी करनी चाहिए। 3% ऊपर है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि पोजिशनली करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 238 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 260 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो दूसरा स्टॉक आपने बोला बीएससी का। बीएससी में हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। अगर 2860 2860 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तब आप बीएससी में खरीदारी करें 2820 के स्टॉप लॉस से, और फिर आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब करीब 2925 के रहेंगे। तीसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। तीसरा हमने बात की थी खासतौर पे बीएसई लिमिटेड, इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट, हुडको, इन सारे स्टॉक्स की हमने बात की थी। मेरे ख्याल से सभी पे आपने राय दे दी है। जरा एक एक्शन वी वर्क में भी देखने को मिल रहा है। 5% का उछाल वी वर्क में हम इस वक्त देख पा रहे हैं, और आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि वी वर्क में जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है। अपनी कवरेज की शुरुआत करने के साथ, बाय रेटिंग के साथ इस कवरेज की शुरुआत की है, और 4.25% इस वक्त मजबूत होता हुआ वी वर्क इंडिया। मानस, वी वर्क इंडिया, जेफरीज बुलिश हैं, ब्रोकरेज बुलिश हैं, और कवरेज भी शुरू की है, काफी फोकस में है ये स्टॉक। जरा बताइए कैसा लगता है आपको? तो देखिए, टेक्निकली अभी इस पे कमेंट करना थोड़ा थोड़ा जल्दी है, क्योंकि बहुत कम डेटा है स्टॉक का। लेकिन बिल्कुल अगर आप 1 से 2 दिनों की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आज इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है जो कि 3 तारीख का हाई था 665 का। आज भी अगर आप देखें तो गैप अप ओपनिंग के बाद भी 665 के लेवल को ब्रीच नहीं किया, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए फ्रेश। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 624 का स्टॉप लॉस लगा लें। फ्रेश खरीदारी 665 के ऊपर करेंगे। ठीक है, 665 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय यहां पर आपको मिलती हुई, स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया। चलिए, इन सब के बीच में जरा अब फोकस करेंगे उन शेयरों की जिसको एक्शन हमने शुरुआत में बात की थी, और स्विगी जरा लेकर आइए। स्विगी में अगर हम देखें तो आज तेजी लौटी है, और स्विगी का जो स्टॉक है वो इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि सीएलएसए ने
जो है अपनी टॉप पिक मानी। हालांकि एक वक्त पे 2% मजबूत हुआ था स्विगी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं आधे % पे आ गया है। मानस, स्विगी क्या नज़रिया बन रहा है आपका? क्योंकि शुरुआती सत्र में तो अच्छी तेज़ी 2% से ऊपर ये चल रहा था, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अब आधे % से थोड़े ज़्यादा की ही मजबूती रह गई है। देखिए, स्विगी में अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सही है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है एक बॉटम बनाने की 375 रुपए के आसपास, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट करें। अगर 415 415 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, क्योंकि देखिए अगर आप यहां से देखेंगे तो 400 से लेकर 415 की रेंज में 10 डे, 20 डे, 200 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं, तो ये सब रेजिस्टेंस है। अगर 415 के ऊपर निकलेगा तो फिर खरीदारी करेंगे। उस केस में 395 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 450 रुपए की टारगेट सेट कर लेंगे। चलिए, तो ये है राय आपको स्विगी पर मिलती हुई। ज़रा फोकस में लेकर आइए IRCTC। जाहिर सी बात है दबाव ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक खबर ज़रूर तैर रही है जिसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट के तौर पर आगे देखा जा सकता है। वो ये है कि जो रेलवे है वो बड़े फूड ब्रांड्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करने वाला है बड़े फुटफॉल वाले स्टेशंस पर, और रेलवे की एक बड़ी तैयारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मैकडॉनल्ड्स, KFC, इसके अलावा हल्दीराम और जैसे देसी ब्रांड्स भी जो हैं वो बड़े फुटफॉल वाले स्टेशनों पर इनके स्टॉल्स लगेंगे, और एक तरह का फूड ऑप्शन बेहतर बनाने के लिए, यात्रियों की सुविधा बेहतर करने के लिए ये कोशिश हो रही है। लेकिन इस खबर का कोई खास इम्पैक्ट जो है वो रेलवे स्टॉक्स पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन IRCTC और समेत बाकी रेलवे स्टॉक्स पर एक नज़रिया ज़रूर ले लेते हैं। मानस, रेलवे स्टॉक्स कैसे लगते हैं, स्पेशली IRCTC? खबर भी मैंने आपको बताई। देखिए, IRCTC में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पिछले करीब 4 मंथ देखें तो एक रेंज में ट्रेड करा, और वो रेंज केवल 50 रुपए की है। 740 पे रेजिस्टेंस है, 690 पे सपोर्ट है, और हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 690 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगा ले। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो नीचे आपको 60 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। खरीदारी कब करनी है? तो खरीदारी तो केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। 740 के ऊपर स्टॉक निकले तभी खरीदारी करें। चलिए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली रणनीति यहाँ पर आपको IRCTC में अपनानी होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो तमाम और भी अहम पहलुओं पर बात करेंगे, कुछ खास सेगमेंट भी आपकी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मिड कैप मसाला देख रहे हैं आप, और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ रैली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो प्रशांत देखिए, आज का सेशन एक्सपायरी डे वाला, वॉलेटिलिटी बनी हुई है बाजार में, करीब आधे % के कट के साथ काम कर रहे हैं हम। बट 25,900 का जोन यहाँ पे की लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा सा स्पाइक लेता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ एक पॉकेट्स हैं अभी भी जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। उनमें से एक ऐसा नाम मारुति का। अभी एक गिरावट के बाद हमने देखा है ग्रेजुअल इसमें एक रिकवरी का दौर पिछले करीब 6-7 सेशन से। आज दोबारा से इसने एक डिप जरूर दिखाया था, बट अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ इसमें दोबारा से रिक्लेम करता हुआ स्टॉक अपने 20 EMA के ऊपर ट्रेड करता हो, तो इंडिकेशन ये है कि रिकवरी जिस तरीके से हमने कल भी देखा था कि ऑटो काउंटर्स में तेजी, तो ये और थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती है। तो इसको आप प्ले कर सकते हैं 16,000 की कॉल के साथ, जो कि करीब 96 के पास ट्रेड कर रही है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा करीब 65 का, और टारगेट्स रहेंगे आपके 160 के। तो इस पोजीशन में आपको मैक्सिमम नुकसान का पोटेंशियल करीब 1550 रुपए का होगा, यहाँ पे की प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 3200 का है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। मारुति 16,000 की कॉल आपको खरीदनी है 96 रुपए के प्रीमियम पे। लक्ष्य 160 का, स्टॉप लॉस 65 रुपए का आपको यहाँ लगाना है। अधिकतम मुनाफा 3200 का और अधिकतम नुकसान 1550 तक के यहाँ नजर आ सकते हैं। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं एक बार फिर से अपने शो की तरफ, और हमने जो है वो टॉप गेनर्स की तो मिड कैप में बात कर दी, लूजर्स की लिस्ट भी ज़रा लेकर आते हैं। और आप देखें लूजर्स की लिस्ट में
आज मेटल जो है वो कहीं ना कहीं पिटता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 2% से ज़्यादा की गिरावट। एनएमडीसी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और ब्लू स्टार में भी 2% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी और ब्लू स्टार, इन 4 स्टॉक्स पर ज़रा बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जो दबाव का प्रेशर है वो मेटल स्टील काउंटर पर ज़्यादा है। तो बताएं मानस, सेल, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी, ब्लू स्टार, इनमें कहीं करेक्शन में खरीदारी का मौका इनमें से कहीं पे? देखिए, मेटल में एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड पे, लेकिन फिर भी आज के करेक्शन पे नहीं, थोड़ा डिप और मिले तो एनएमडीसी एक स्टॉक है जहां पर अगर आप 74 के आसपास आए तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी पास में होगा। 72 के स्टॉप लॉस से गिरावट पे 74 के आसपास खरीदारी करें। आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब करीब 77 78 तक के हो सकते हैं। 77 78 तक के जो हैं वो टारगेट एनएमडीसी में नजर आ सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको यहां पर रखनी है। चलिए इन सब के बीच में कुछ और भी स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। हालांकि मनस, जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक को भी अगर हम देखें तो वही एक चैलेंज है कि डेटा नहीं, कम है, मतलब लिमिटेड डेटा है हाल फिलहाल की लिस्टिंग। ग्रो लेकिन फोकस में है। ग्रो मेरे ख्याल से आप सभी बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे होंगे और आज भी देखिए 6.5% ये स्टॉक का चल चुका है। लिस्टिंग के बाद अब तक अगर हम देखें पिछले 5 दिनों में तो ये 80% से ज़्यादा इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह की ग्रोथ दिखा रहा है उसमें हमने कल भी इस पे चर्चा की थी और जो टारगेट एक्सपर्ट्स ने दिए थे 180-85 के, वो तो अचीव भी होते नजर आ रहे हैं। हमने ईटीना स्वदेश के इसी शो में ग्रो की ग्रोथ पर चर्चा की थी और देखिए ज़बरदस्त इम्पैक्ट नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि चैलेंज है, डेटा लिमिटेड है, लेकिन बाकी ओवरऑल पर्सपेक्टिव बिजनेस और इसके पूरे एक कह सकते हैं पर्सपेक्टिव को देखते हुए किस तरह का नजरिया आपका बन रहा है? तो देखिए, ग्रो पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है प्रशांत जी। यहाँ पर डेटा बहुत कम है। मेरे ख्याल से आई थिंक फंडामेंटल व्यू लेना ठीक है, टेक्निकली मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो टेक्निकली जो है अभी चूंकि डेटा लिमिटेड है इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंजेस हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखिए ग्रो में ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। एक और स्टॉक को अपने रडार पे ले आएंगे, आईडीबीआई बैंक जरा सामने लेकर आइए। आज आईडीबीआई बैंक में भी तेज़ी नज़र आ रही है। वैसे तो ओवरऑल बैंकिंग में देखें तो एक अलग ही मोमेंटम है। आईडीबीआई बैंक इस वक्त 2% से ज़्यादा चलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। पूरे अगर हम बैंकिंग पॉकेट को देखें तो आप देखिए यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के अलावा फेडरल बैंक भी लगभग 1.5% चलता हुआ, सेंट्रल बैंक में भी लगभग 1.25% की तेज़ी नज़र आती हुई। बताएं मानस, बैंकिंग स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है? आईडीबीआई बैंक को जरा सबसे पहले रडार पे रखिए। जी, तो देखिए, आईडीबीआई बैंक की अगर बात करें तो आईडीबीआई बैंक का जो मेन ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। एक रेजिस्टेंस है 106 108 रुपए की रेंज में। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएगा तो फिर एक नई रैली में शायद आपको 122 से लेकर 125 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, 95 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं 95 के स्टॉप लॉस से। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 122 से 125 की रेंज में रहेंगे आईडीबीआई में। एयू बैंक की मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, एयू बैंक काफी बढ़िया लगता है। और उसके अलावा फेडरल बैंक में भी ध्यान रखिए, क्योंकि फेडरल बैंक में आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट के बाद 239 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 250 के लेवल्स को टच कर सकता है। चलिए, तो फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीबीआई बैंक का इन तीनों पर बुलिश नजरिया मानस जी की तरफ से आता हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए मिड कैप के महारथी। और हमारे साथ एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमें बताइए आज महारथी स्टॉक कौन सा चुना है आपने?
या गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज मिड कैप के तौर पर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड को हमने चूज किया है, केपीआईएल लिमिटेड, विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1450। बेसिकली अगर हम कंपनी की बात करें तो ये स्पेशलाइज ईपीसी कंपनी है जो प्रीडोमिनेंटली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, ये दो बड़े सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। क्वार्टर 2 में काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, जहां हमने देखा था कि रेवेन्यू 32% बढ़ा था और ईबिटा 28% बढ़कर 562 करोड़ का ईबिटा कंपनी ने दर्ज किया था और प्रॉफिट लगभग डबल होकर 240 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने ये क्वार्टर में दर्ज किया था। और आने वाले समय में हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि जो ऑर्डर बुक है कंपनी की 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एज ऑफ सितंबर एंडिंग क्वार्टर, जो कि मोटा मोटी 3 टाइम्स है FY25 के सेल्स पे। तो काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी। और अगर अब इसका स्प्लिट भी देखेंगे तो इसमें तो प्रीडोमिनेंटली जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, 26,000 करोड़ की ऑर्डर वो सेक्टर से आती हुई नजर आती है। और जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज है वो तकरीबन 18-19,000 करोड़ का ऑर्डर वो सेगमेंट से आता है। एट द सेम टाइम ऑर्डर पाइपलाइन भी काफी रोबस्ट है। अगर हम अगर फुल ईयर की बात करते हैं तो हमारा ये मानना है कि ऑर्डर इनफ्लो तकरीबन 25,000 करोड़ का ये साल में आने की उम्मीद है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि FY26 में कंपनी तकरीबन 950 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी और FY27 में 1250 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी। तो अगर हम पी मल्टीपल की बात करते हैं तो 26 में 22 टाइम्स चल रहा है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और 27 पर 17 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ट्रेड हो रही है। आरओई जो है एक्सपैंड होते हुए नजर आएगा। तो FY25 में 8% का आरओई कंपनी ने दर्ज किया था, जो कि एक्सपैंड होकर 14% 26 में होते हुए दिखेगा और 27 में 16-17% का आरओई हम देख सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग आरओई ओवरऑल दिख रहा है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। तो कल्पतरु 1450 के लक्ष्य के लिए 6 से 12 महीने का नजरिया लेकर चलिए सनी अग्रवाल जी की राय में। थैंक यू सो मच सनी, अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी राय देने के लिए, कमाई के मौके बताने के लिए। इसके साथ ही मानस जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे शो में दर्शकों को बेहतर गाइडेंस देने के लिए और इसके साथ ही कमाई के दमदार ट्रेड बताने के लिए। बहरहाल मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन